हाय गाइस, क्या हाल चाल। चलो, बढ़िया हो ना सब लोग। तो देखो, हम लोग एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे। तो उस सीक्वेंस में हमारा आज लास्ट लेक्चर है एलिमिनेशन मैकेनिज्म का। इवन सीवी मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है। कुछ एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है। देखो, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता कि आपको मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, बट स्टिल आपको कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली। वो हम देखते हैं कि कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम मतलब समझते हैं इवन सीवी का मतलब। देखो, वन का मतलब तो वही यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, वन का तो मतलब हमें पता है यूनिमॉलिक्यूलर, टू का मतलब होता बायोमॉलिक्यूलर। अब देखो, ये सीबी लिखा हुआ है ना, जो सीबी इज बेसिकली कॉन्जुगेट बेस। याद है, हमने एसिड बेस कॉन्जुगेट पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था हमने। वही कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे जो आपका रेट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा? आपके कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा रिएक्शन में। ठीक है। अब एक हिंट सा मिल गया कि रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर बेस बनेगा तो नेगेटिवली चार्ज स्पीच बनेगी। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीच बन रही है तो 90% कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज होगा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें तो और कोई एटम भी नहीं है जिसमें नेगेटिव चार्ज हम सपोज करते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट कार्बन आयन एज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन दिस इवन सीबी मैकेनिज्म। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सपोज दिस इज द केस। देखो, ये रिएक्शन इवन सीबी मैकेनिज्म कब लगेगी? जब आपके पास लिविंग ग्रुप्स हैं जो लीव करके जाएंगे एलिमिनेशन में, वो इन चारों में से कोई होगा। आइदर फ्लोरीन, OH, NR3 और SR। अगर इनमें से कोई आपका जनरली फ्लोरीन, NR3, ये दो ग्रुप्स ही होते हैं। ठीक है। इवन की OH और SR तो आपको E1 E2 भी दे सकते हैं। मेजरली आपका F और NR3 है जो, अगर ये आपके पास प्रेजेंट होंगे तो आपके पास इवन सीबी मैकेनिज्म होता है। ठीक है। देखो, अब क्या है, ये होता क्यों है? देखो, कार्बन और फ्लोरीन की बात करते हैं। अगर मैं कार्बन और फ्लोरीन की बात करूं तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल। ठीक है ना। दोनों केस में 2p ऑर्बिटल क्या किए, ओवरलैप किए और आपके पास बॉन्ड बना। अब 2p और 2p की ओवरलैप बहुत स्ट्रांग होती है, हमें पता है। अगर बहुत स्ट्रांग होती है तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट ईजी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड फ्लोरीन। सो अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। योर न्यूक्लियोफाइल एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू योर कार्बन विच इज हैविंग द लिविंग ग्रुप। जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। यू विल गेट कार्बन आयन एज योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और आपके पास कार्बन आयन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलेगा। अब क्या होगा, जो आपका फ्लोरीन है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्टिल स्ट्रांग, वो स्ट्रांग ही है, बट यहाँ पे क्या है, जो चार स्पीशीज होती है वो हमें पता है दैट आर नॉट मच स्टेबल। तो क्या करना चाहेगी, न्यूट्रलाइज करना चाहेगी अपने आप। सो दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ट्राइज टू मेक डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन। अब देखो, जो ये कार्बन है इसका बॉन्ड एक फ्लोरीन से बना है, एक कार्बन से और दूसरा कार्बन से। जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो उसके ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो अल्टीमेटली जब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो द मोस्ट पोलर बॉन्ड, जो आपका सबसे पोलर बॉन्ड है वो कार्बन फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और आपका जो फ्लोरीन है वो F नेगेटिव की तरह बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। दिस इज योर मैकेनिज्म। इस तरीके से आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है। ठीक है। अब देखो, इसमें नोट करने वाली बात है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि लिविंग ग्रुप इनमें से कुछ, चारों में से कुछ होना चाहिए। कार्बन आयन रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास हॉफमैन एल्कीन है, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मींस लेस एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ इवन सीबी मैकेनिज्म। जो इवन सीबी मैकेनिज्म है उसमें जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन की पॉसिबिलिटी होगी वो प्रोडक्ट आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। रेट अभी हमने डिस्कस कर लिया है, रेट कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करेगा और सिंगल मॉलिक्यूल है तो KCB। ठीक है। दिस इज योर होल मैकेनिज्म। लेट्स डिस्कस 2-3 एग्जांपल्स अबाउट इट। ठीक है। इसके रिगार्डिंग 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करके देखते हैं जो मैंने लिख रखी है नीचे। ठीक है। इनको डिस्कस करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। ठीक है। होप इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या है आपका मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। ठीक है। दिस इज योर मॉलिक्यूल। अगर आपको दिख रहा हो तो ये NR3 टाइप का कुछ लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होना है, हमारा E1CB होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो, हमें हमारे पास ये कार्बन है, एक CH3 है, ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस इज CH3। अब देखो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर एल्कीन यहाँ पे बन सकती है या यहाँ पे बन सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज है एल्कीन बनने की। बट हमें कौन सी एल्कीन चाहिए, वी नीड हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन कौन सी होगी, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, बहुत सारा एल्काइलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, दिस साइड आल्सो कार्बन इज अटैच्ड, दिस साइड आल्सो कार्बन इज अटैच्ड,
So your major product is CH2 double bond CH2. This is going to be your major product. अब आपके पास एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा, that is this one. This is your side product. ठीक है. अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? सेकंड एग्जांपल में भी ये होगा. देखो क्या है आपके पास F है, ऑब्वियसली F को लीव करके जाना है यहाँ से, यहाँ पे सॉल्वेंट ROH भी लेंगे हम. ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ से F लीव करके जाएगा. दो पॉसिबिलिटीज हैं, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज. वन इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन एंड सेकंड वन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन एल्कीन. अब हमें कौन सी चाहिए? हॉफमैन एल्कीन चाहिए. देखो ना, यहाँ से F जा रहा है, इस कार्बन के अल्फा कार्बन कौन से हैं? ये वाले ऐसे मान लो, या बीटा कार्बन. ठीक है. अब यहाँ से भी हाइड्रोजन लीव कर सकते हैं, यहाँ से भी. ये दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो चाहे यहाँ पे बना दो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला. तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बने. और हॉफमैन कौन सा है? दिख ही रहा है, ये हॉफमैन है हमारे पास. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट. तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि E1CB मैकेनिज्म है दैट अंडरगोस हॉफमैन एल्कीन्स. ठीक है. हॉफमैन एलिमिनेशन देके हमें क्या मिल जाएगा? हॉफमैन एल्कीन की जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स. यहाँ पे आपके एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स खत्म होते हैं. हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 डिस्कस किया था और एलिमिनेशन में हमने 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए, E1, E2 एंड E1CB. यहाँ पे ये नहीं है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पूरे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. इसके अलावा भी हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं. ठीक है. जैसे SNI, EI, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास मैकेनिज्म्स हो सकते हैं. बट हमारे लिए जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो यही है. और आपको ये बहुत अच्छे से मतलब इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर स्टेप कैसे हो रहा है, क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद किसने अटैक किया, विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. ठीक है. वेदर सिट्जफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फॉर्म्ड. ठीक है. क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, एवरीथिंग यू नीड टू नो. ठीक है. क्लियर है ये चीज. और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, मैं भूल गया कि यहाँ पे कार्बेनाइन बन रहा है. ठीक है. अगर आप सोचो कि कार्बेनाइन कैन शिफ्ट, कार्बेनाइन कोई शिफ्ट नहीं शो करता. ठीक है. नो रीअरेंजमेंट एज इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन. यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर E1CB मैकेनिज्म. थैंक यू.